everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू आवर चैनल. इस वीडियो में क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इस चैप्टर को हम पूरी तरह से बेहतरीन तरह से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं. ये जो वन शॉट रिवीजन है, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये पूरी क्लैरिटी होगी चैप्टर में क्या क्या टॉपिक से कहां से सवाल बन सकते हैं और हर टॉपिक को आपको किस तरह से समझना है, उसकी निंजा टेक्निक्स में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इस चैप्टर को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा. नेचुरल वेजिटेशन एक पार्ट है, वाइल्ड लाइफ दूसरा पार्ट है. तो दो हिस्सों में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं. क्या है नेचुरल वेजिटेशन, क्या है वाइल्ड लाइफ, दोनों के अंदर फीचर्स, दोनों को कैसे याद रख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, हर चीज को एक एक से शुरू करते हैं. सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशन, तो ये वाला पार्ट चैप्टर का देखेंगे ना, तो वेजिटेशन यानी प्लांट लाइफ वगैरह. ये अच्छा, नेचुरल वर्ड आगे लगा है, तो नेचुरल वेजिटेशन और वेजिटेशन में कुछ डिफरेंस होता है, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे. फाइन. तो नेचुरल वेजिटेशन और दूसरा वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ यानी कि क्या है, जो जीव जंतु है आपको देखने को मिल रहे हैं. वाइल्ड लाइफ में किसी ने आपका नाम नहीं लिया, चिंता मत करना, ठीक है. तो वाइल्ड लाइफ में क्या, तो वाइल्ड लाइफ में सारे जानवर जो है. फाइन. तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन कौन से जानवर हमारे देश में पाए जाते हैं, क्योंकि हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया पढ़ेंगे, ठीक है, इन इंडिया पढ़ेंगे. तो इसी नोट पे आगे बढ़ते हैं. आप जैसे देखेंगे ना, अच्छा पढ़ना क्यों है नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज ह्यूज डाइवर्सिटी व्हिच मेक्स इट अ मैटर ऑफ स्टडी. भारत के अंदर इतने प्रकार के पेड़ पौधे पशु पक्षी पाए जाते हैं और उसी कारण से हम उसे पढ़ते हैं, हम उसे समझते हैं कि अच्छा किस तरह से नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रीब्यूटेड है कंट्री के अंदर. फाइन. तो सवाल यहीं से शुरू करते हैं. नेचुरल वेजिटेशन वाला पार्ट पहले उठाते हैं चैप्टर का. तो नेचुरल वेजिटेशन को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि वेजिटेशन क्या. तो वेजिटेशन का मतलब होता है प्लांट कम्युनिटी, जितने भी पौधे पाए जा रहे हैं वो वेजिटेशन. अब प्लांट कम्युनिटी में जैसे अगर आप देखोगे ना, तो हर प्लांट कम्युनिटी को हम वर्जिन वेजिटेशन नहीं बोल सकते हैं या फिर नेचुरल वेजिटेशन नहीं बोल सकते हैं. वर्जिन वेजिटेशन और नेचुरल वेजिटेशन को जैसे अगर आप समझोगे, तो the vegetation which grows naturally without human aid and has been left undisturbed by human for a long time is known as natural vegetation or virgin vegetation. ठीक है, मतलब जो एक वेजिटेशन कहीं एक जगह बहुत लंबे समय तक नेचुरली ग्रो कर रहा है, जिसे ह्यूमन बींग्स ने इंटरफेयर नहीं किया. मतलब ह्यूमन बींग्स ने ऐसा नहीं कि वो पेड़ काट के दूसरे बीज लगा दिए और ह्यूमन बींग्स की एड की मदद से वो पेड़ ग्रो करें, ठीक है. तो जब ह्यूमन बींग्स की एड की मदद से, मतलब ह्यूमन बींग्स की असिस्टेंस की मदद से जब क्या हो रहे हैं, कोई पेड़ पौधे ग्रो कर रहे हैं, तो वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं रह जाता है, वो वहां का वर्जिन वेजिटेशन नहीं रह जाएगा. दैट इज बीइंग अल्टर्ड बाय ह्यूमन बींग्स. ठीक है, अल्टरेशन हो गया, उसमें इंटरफेरेंस हो गया. ठीक है, तो आपको ये समझना होगा वेजिटेशन मतलब प्लांट कम्युनिटी, लेकिन हर प्लांट कम्युनिटी हर जगह की नेचुरल वेजिटेशन नहीं होती, वर्जिन वेजिटेशन नहीं होती है. इसके लिए हम क्या कहेंगे, therefore we can say that cultivated crops and fruits orchards are the part of vegetation. आपने बागीचे बना दिया, आपने खेती कर ली, तो वो वेजिटेशन का तो पार्ट है, लेकिन नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन वो वेजिटेशन होता है जो नेचुरली ग्रो कर रहा है विदाउट ह्यूमन एड, बिना ह्यूमन बींग्स के असिस्टेंस के जो ग्रो कर रहा है, ठीक है, जो अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया गया है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा एक लंबे समय तक, उसे नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. ये तो हो गया आपका नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन हो गया. दूसरी चीज आपने ये भी देख ली कि हर प्रकार का वेजिटेशन नेचुरल वेजिटेशन क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि कुछ ह्यूमन इंटरफेरेंस की मदद से ग्रो होता है. अब इस टॉपिक में स्टार्टिंग में आपको कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं. जैसे हम कहते हैं कि फ्लोरा एंड फौना आर द पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम. फ्लोरा क्या होता है, तो फ्लोरा मतलब प्लांट ऑफ द पर्टिकुलर रीजन. फ्लोरा, प्लांट्स के लिए फ्लोरा वर्ड यूज किया जाता है. इस चैप्टर में आप फौना एक टर्म पाते हैं, तो फौना शब्द एनिमल्स की स्पीशीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अब ये वेजिटेशन को देखोगे तो वेजिटेशन में भी कुछ होते हैं एक्सोटिक प्लांट्स, कुछ होते हैं एंडेमिक प्लांट्स. तो एंडेमिक या फिर इंडिजीनियस प्लांट्स या एंडेमिक या फिर इंडिजीनियस स्पीशीज एनिमल्स की भी अगर बात करें, तो वो क्या होता है, तो दी वर्जिन वेजिटेशन और दी नेचुरल वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन. तो हम अगर कहें कि कोई एक पशु पक्षी है, कोई एक प्लांट है, वो प्योरली इंडियन है, इंडिया में ही ओरिजिनेट होता है, इंडिया में ही पाया जाता है. जैसे नीलकंजी के फूल जो रहते हैं नीलगिरी हिल्स पे ही पाए जाते हैं, वो सिर्फ वहीं पाए जाते हैं. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि वो नीलकंजी के जो फूल हैं, ठीक है, वो क्या है, दे आर एंडेमिक टू एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीशीज ऑफ इंडिया.
फाइन। तो दी वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक और इंडिजीनियस, और ऐसा स्पीशीज जो बाहर से हमारे देश में आया और फिर यहां पनपता चले गया, उसे क्या है, एलियन स्पीशीज भी कहते हैं और एक्सोटिक स्पीशीज भी कहते हैं। ठीक है, द स्पीशीज विच हैव केम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म्ड एज एक्सोटिक प्लांट्स, और उसको आप एलियन स्पीशीज भी कह सकते हैं जो बाहर से आए। क्लियर हुआ? तो ये चैप्टर का स्टार्टिंग पार्ट था जिसमें आपको कुछ कीवर्ड्स वगैरह बताए, जैसे फ्लोरा, फौना, एंडेमिक, एक्सोटिक, नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, एंड सिंस we are having a huge diversity of plant and wildlife, so this makes it very important to study all these things, और इसीलिए हम वो चैप्टर में हर चीज को पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट, क्या होता था पहले एनसीईआरटी में, जैसे आप देखोगे पुरानी एनसीईआरटी अगर आपके पास है, तो ये इतने टॉपिक के बाद में, ये इतना टॉपिक है, इसके बाद में यहाँ पे रिलीफ, फीचर, क्लाइमेट और इनके बारे में बताया गया कि कैसे रिलीफ और क्लाइमेट जो है, किसी भी जगह का टेम्परेचर, किसी भी जगह के सॉइल कैसे पाई जाती है, बारिश कितनी होती है, उससे वहां का वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ इन्फ्लुएंस होता है। मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो पुरानी बुक में वो था, नई बुक से वो हट चुका है। ऑब्जेक्टिव बीइंग कि ये चैप्टर जैसे कुछ बच्चों के स्कूल में आ रहा है, कुछ के में नहीं आ रहा है, तो उन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए हम इसको शॉर्ट, क्रिस्प रखेंगे, टू दी पॉइंट रखेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन वाला जो पार्ट है ये हम यहां से शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन से हम शुरू करेंगे। क्लियर हुआ? टाइप्स ऑफ वेजिटेशन से शुरू करते हैं, तो क्योंकि उतना पार्ट है नहीं ना यहाँ पे, तो हम सीधे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जो नई एनसीईआरटी में वहां से शुरू करेंगे। क्लियर? तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पे। तो वेजिटेशन मतलब क्या है? वही प्लांट लाइफ। अब प्लांट लाइफ जैसे देखोगे तो इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर, कितनी रेनफॉल आ रही है, वहां पे सनलाइट कितनी जा रही है, वहां पे सॉइल किस तरह की है, तो दीज आर द मल्टीपल फैक्टर्स। इन मल्टीपल फैक्टर्स से प्लांट लाइफ इंफ्लुएंस होती है, इन मल्टीपल फैक्टर्स पे प्लांट लाइफ डिपेंडेंट होती है, एंड अकॉर्डिंग टू दीज फैक्टर्स द वेजिटेशन आल्सो वेरीज ऑल ओवर द कंट्री। और इन फैक्टर्स के हिसाब से वेजिटेशन पूरे भारत में आपको क्या देखने को मिलती है कि वेजिटेशन पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में वेरी करती है। हर जगह एक जैसा वेजिटेशन नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे राजस्थान में अलग तरह के पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे, वही आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चले जाओगे तो आपको अलग तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पॉइंट समझना है आपको। तो अकॉर्डिंग टू दीज फैक्टर्स द वेजिटेशन आल्सो वेरीज ऑल ओवर द कंट्री। फाइन, द मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आइडेंटिफाइड इन आवर कंट्री आर, और उस हिसाब से जैसे देखोगे तो मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जो है तो वो कौन कौन से हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये 5 तरह का वेजिटेशन आपको चैप्टर में दिया गया है, वो हमें पढ़ना है, एक एक से 5 पढ़ेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक निंजा टेक्निक भी बताऊंगा। वो निंजा टेक्निक क्या होगी पता है? कि अब जैसे क्या, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पेड़ कौन से पाए जाते हैं और क्या 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 ध्यान रखें सर, तो उसमें एक निंजा टेक्निक भी बताऊंगा मैं आपको। सारे वेजिटेशन में आप उसकी मदद से चीजों को आसान कर सकते हो। क्लियर है? तो सबसे पहले अब सवाल भी यहीं से बनेंगे कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस आपके नेचुरल वेजिटेशन पे बन गया, एंडेमिक स्पीशीज पे पूछ लिया गया, एक्सोटिक स्पीशीज क्या होती है बताओ। फाइन, अब बड़े क्वेश्चन जो बन सकते हैं तो वही कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखो, एक्सप्लेन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, या फिर ऐसा हो गया कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडियस के बीच में डिफरेंशिएट करो। तो इस तरह से सवाल आ सकते हैं। हाँ, तो एक एक वेजिटेशन को अच्छे से पढ़ते चलना। क्लियर? अब आते हैं हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दी हेडिंग। क्या लिखा है? ट्रॉपिकल, दूसरा शब्द है एवरग्रीन, और फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट जंगल है। ट्रॉपिकल मतलब क्या होता है? तो द फॉरेस्ट एरिया लाइंग इन द ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन मतलब क्या है कि वर्ल्ड है, वर्ल्ड में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है, चैप्टर 1 में पढ़ा है क्या कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है 23 डिग्री से लगा, नॉर्थ से लगा के 23 डिग्री साउथ तक। तो ये जो इतना एरिया है, ये एरिया ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। ठीक है, सोलर इंसुलेशन डायरेक्ट रहती है, हैवी रेनफॉल भी होती है इस एरिया में, और हैवी सनलाइट भी रहती है। अब देखो क्या है, हैवी सनलाइट और हैवी रेनफॉल पता है ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो नमी, वो मॉइस्चर जो रहता है, तो वो ग्रोथ, वहां पे बैक्टीरिया भी खूब ग्रो होगा, प्लांट्स भी खूब ग्रो होंगे, इंसान भी खूब ग्रो होंगे। ठीक है, तो वो इन्वायरमेंटल कंडीशन उतनी कंडीसिव बनती है वहां पे। समझ गए? तो फॉरेस्ट एरिया लाइंग इन द ट्रॉपिकल रीजन इज नोन एज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो एरिया है तो ये इक्वेटर के पास में है, यहाँ खूब सनलाइट भी आती है, टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है, खूब बारिश भी होती है, और खूब बारिश होती है इस कारण से यहाँ के पेड़ पौधों को जब ज्यादा पानी मिलेगा तो वो साल भर हरे भरे रहेंगे। ठीक है, साल भर हरे भरे रहेंगे, इस कारण से एवरग्रीन, दे आर एवरग्रीन ड्यू टू द हेवी रेनफॉल, एंड हेंस
इट जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ दिस वेजिटेशन एज ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन जस्टिफाई हो गया कि क्यों ट्रॉपिकल एवरग्रीन कह रहे हैं हम, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे आपको एक निंजा टेक्निक बताता हूँ, हाय निंजा, ठीक है, डिंग 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 करके मैं तुम्हें एक निंजा टेक्निक बताता हूँ कि जितने भी वेजिटेशन है, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बाद में हम डेसिडियस पढ़ेंगे, फिर थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपको बहुत सारी चीज ध्यान नहीं रखना है, आपको दिमाग में 4-5 कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखना है कि हर वेजिटेशन में रेनफॉल कितनी लगती है, एक वो चीज, हर वेजिटेशन में पेड़ कौन से पाए जाते हैं, हर वेजिटेशन में जानवर कौन से पाए जाते हैं, हर वेजिटेशन में आपको ये देखना होगा कि पेड़ हो गए, जानवर हो गए, रेनफॉल हो गया, कहां पाया जाता है वो वेजिटेशन, ठीक है, वेजिटेशन कहां पाया जाए मतलब कि एरिया कौन सा है, ठीक है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ध्यान रखें, रेनफॉल, ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री रखना चाहो तो रख लो, नहीं भी रख सकते हो क्योंकि इसमें ही है आपको बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे। तो रेनफॉल, ट्रीज, एनिमल्स, एरियाज कहां पाए जाते हैं, और एक लीव शेडिंग टाइम पीरियड, जैसे कि हर वेजिटेशन में किस तरह का पेड़ है। अब अगर आप एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करोगे, हरा भरा पेड़ है, उसको पेड़ को पत्तियों को गिराने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि पानी की कमी नहीं होती है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये टेबल इसीलिए बनाया मैंने कि टेबल से चीजें आसान रहेगी। सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, पीडीएफ में दे देता हूं, ठीक है। तो अभी है, जैसे अगर हम आगे बढ़े तो यहां पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गई, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में आपको पॉइंटर्स मिल गए। किस चीज के पॉइंटर्स मिल गए आपको? ये पॉइंटर्स मिल गए कि उन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखना है। अब अगर ट्रॉपिकल डेसिडियस भी पूछ लिया आपसे, तो ट्रॉपिकल डेसिडियस में भी आपको रेनफॉल ध्यान रखना है, एरिया ध्यान रखना है, ट्री ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि कितना रेनफॉल चाहिए रहता है वहां पे पेड़ों को। सिंपल, इतना इतना ये 4 पॉइंटर्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो हर एक वेजिटेशन के आपके पास में लिखने के लिए पॉइंटर्स रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं रेनफॉल पे। तो जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में रेनफॉल फाउंड इन द एरिया विथ हेवी रेनफॉल, एरिया हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा जहां रेनफॉल होगी वहां ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, ठीक है। हाइट ऑफ ट्री अगर बात करें तो पेड़ कितने बड़े होंगे यहाँ पे, तो ट्रीज रीच ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर्स और इवन अबव एंड डेंसली वेजिटेटेड। तो यहां पेड़ जो होता है, तो जैसे आपने ये इमेज देखी थी ना, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन की ही इमेज थी, किधर गया, सामने आओ, ठीक है, हाँ, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन की ही इमेज है। जिसे अगर आप देखोगे तो पेड़ बहुत ऊंचे हो गए हैं, ठीक है, पेड़ बहुत ऊंचे हो गए हैं। पेड़ में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मल्टी लेयर्ड है, एक लेयर ये छोटे छोटे पेड़ों की हो गई, एक मीडियम साइज, और एक एकदम हाइटेड मैक्सिमम हाइट जो है जैसे आपको देखने को मिल रही है, जो 60 मीटर तक के पेड़ हो गए। तो ऐसे मल्टी लेयर्ड आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाले वेजिटेशन में, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाले वेजिटेशन की विशेषता हो रही है। तो ट्रीज रीच ग्रेट हाइट्स अप टू 60 मीटर और इवन अबव एंड डेंसली वेजिटेटेड। ट्रीज, श्रब्स, क्रीपर्स गिव अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, तो मल्टीपल लेयर में वेजिटेशन देखने को मिलेगी। नो अप लीव शेडिंग टाइम पीरियड, तो ये पेड़ क्योंकि एवरग्रीन एरिया में है, खूब रेनफॉल रिसीव होता है, तो इन्हें ऐसा कि पानी की कमी नहीं है अपने पास, ठीक है। तो नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स, कोई ऐसा डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं कि उस समय पे वो पत्तियां झड़ रही होगी, जब पत्तियां पुरानी हो जाती गिर जाती है। अभी हम आगे देखेंगे डेसिडियस वेजिटेशन में उनको पानी बचाना होता है पेड़ों को, तो वो अपने आप को कैसे कंडीसिव इन्वायरमेंट बनाते हैं अपने लिए, गर्मी में पत्तियां गिरा देते हैं, ये नहीं गिराते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन के फॉरेस्ट क्या बोलते हैं, बहुत पत्ती है बहुत पानी है, उस टाइप से, ठीक है। अब पेड़ कौन कौन से हैं, तो अब आपको ये फैक्चुअल ये ध्यान रखना है, इबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबर। अब जैसे रबर क्या है, रबर पेड़ लगेगा ही वहां जहां बहुत बारिश होती है, बहुत टेम्परेचर होता है, ठीक है। आप आगे 10th क्लास में जाओगे तो और क्लाइमेट चैप्टर, एक चैप्टर आएगा एग्रीकल्चर, उसमें आप पढ़ोगे ये सारी चीजें, तो इंटरकनेक्टेड रहती है। पॉइंट बिंग रटना नहीं, कनेक्ट करना है कि रबड़ का पौधा ही उस तरह का कि उसको क्लाइमेट कंडीशन वैसी चाहिए कि उसको बहुत टेम्परेचर बहुत पानी चाहिए। तो इस तरह के पेड़ आपको कहां देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। जानवर में क्या होगा, अब क्योंकि घने जंगल है तो हाथी, बंदर, ठीक है, सब, तो एलिफेंट, मंकी, लेमूर, डियर, वन हॉर्न राइनोसोरस, प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, बैट, स्लॉथ, स्कॉर्पियंस, ठीक है, स्नेल आर फाउंड हियर। तो इस प्रकार के जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे। और इंडिया में कहां पाया जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो जैसे अगर आप देखेंगे इंडिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, तो ये एकदम डार्क ग्रीन कलर जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट क्योंकि यहां बारिश खूब हो रही है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट क्योंकि यहां बारिश खूब हो रही है, ट्रॉपिकल एरिया भी है, ये देखोगे तो ये ट्रॉपिकल एरिया ही है ना, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर भी। ऐसा वाटर टाइप नहीं रहता कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ट्रॉपिकल एवरग्रीन हो ही नहीं सकता, हो सकता है अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस कंडीसिव मिल जाए तो ये आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन हो गया। अब आ जाओ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, वही निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करना है हमें, क्या
कि हर एक, जैसे ट्रॉपिकल डेसिडियस की बात करें तो वहां पे उसका एरिया होगा, पेड़ होंगे, जानवर होंगे, ट्रीज क्या शेडिंग टाइम पीरियड क्या रहता है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखना है। तो अब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें और एक्स फैक्टर एक एक, तो जैसे हमारे क्या मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट, इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट कहा जाता है। और ये आपको कलर देखने को मिल रहा है ना, ग्रीन, डार्क ग्रीन के बाद में एक और जो ग्रीन का शेड आ रहा है, पिस्ता पिस्ता, मतलब बेहतर कुछ लोग जानते होंगे जिनको कलर की नॉलेज है, ठीक है। तो यहां आप देखेंगे तो कंट्री के मेजर पार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये अगर बीच में से एक गोला हटा दे तो कंट्री के मेजर पार्ट में आपको डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कंट्री का मेजर पार्ट जो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट से कवर्ड है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दीज फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू। अब ट्रॉपिकल डेसिडियस में भी दो सब टाइप है। क्या हो रहा है, 200 सेंटीमीटर रेनफॉल से ज्यादा रेनफॉल जहां होती है तो वहां पे तो आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएंगे। अब डेसिडियस में क्या होगा, जैसे एक होता है मॉइस्ट डेसिडियस और एक होता है ड्राई डेसिडियस, ठीक है। तो मॉइस्ट डेसिडियस और ड्राई डेसिडियस में क्या डिफरेंस है वो बता देता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रेनफॉल बताया जा रहा है, तो जहां पे 100 से 200 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल रहेगा वो मॉइस्ट डेसिडियस हो जाएगा, और 100 से कम, ठीक है, 100 से लेस देन अगर सेंटीमीटर में रेनफॉल होगी ना तो वो क्या हो जाएगा, वो ड्राई डेसिडियस हो जाएगा, ठीक है। तो है डेसिडियस ही, लेकिन डेसिडियस में दो सब टाइप हो गए। अब उसको ध्यान करने के लिए उसका टेबल ये रहा, क्या रेनफॉल, तो 200 से 70 सेंटीमीटर रेनफॉल जो रहती है वो डेसिडियस फॉरेस्ट के लिए रहती है। मॉइस्ट डेसिडियस 100 से 200 हो जाएगा, ड्राई डेसिडियस 70 से 100 हो जाएगा। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एरिया कहां है, तो जैसे अगर आप देखोगे भाई रेनफॉल हो गया, एरिया हो गया, ट्री हो गया, एनिमल हो गया, लीफ शेडिंग टाइम पीरियड, वही बेसिस ध्यान रखे आपने, ठीक है। तो जैसे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, झारखंड, वेस्ट ओडिशा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, तो ये वो एरिया है जहां पे 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है, तो मॉइस्ट डेसिडियस। अब ड्राई डेसिडियस में क्या है, एग्जिस्ट इन रेनियर पार्ट ऑफ पेनिनसुला प्लेटू एंड प्लेन ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो बिहार उत्तर प्रदेश के प्लेन पे और पेनिनसुला प्लेटू के में वो वाला हिस्सा जहां बारिश हो जाती है वहां आपको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगी। ट्रीज तो वही मॉइस्ट डेसिडियस, ड्राई डेसिडियस के अलग अलग। तो मॉइस्ट डेसिडियस में जैसे टीक, बैम्बूज, साल, शीशम, सैंडलवुड, केर, कुसुम, अर्जुन और मलबरी ट्रीज। फिर ड्राई डेसिडियस में आ जाएगा टीक, साल, पीपल, नीम, ठीक है। ये एग्रीकल्चरल यूज में भी जहां जैसा अगर देखेंगे तो ड्राई डेसिडियस वाला वेजिटेशन ज्यादा देखने को मिल जाएगा। अब क्या होता है कि मैंने बताया यहां पानी की कमी होती है, तो ड्राई डेसिडियस और मॉइस्ट डेसिडियस दोनों ही तरह के वेजिटेशन में पेड़ जो है तो अपने पत्तों को गिरा देते हैं समर्स के टाइम पीरियड में, ताकि वो पानी को कंजर्व कर सके, ठीक है। एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल्स कौन कौन से, तो लॉयन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, वैरायटी ऑफ बर्ड्स, ठीक है, वैरायटी ऑफ बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक एक्सेट्रा आर फाउंड हियर। तो जानवर भी बहुत सारे आपको जानवर आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया किसका, ये हो गया हमारे डेसिडियस फॉरेस्ट का, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का, ट्रॉपिकल रीजन में पाए देखने को मिल रहे। अब आते हैं हम किस चीज पे, तीसरा वेजिटेशन जो है तो वो है दी थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स की अगर बात करें तो थॉर्न फॉरेस्ट मतलब क्या है कि कांटेदार पेड़ जो रहते हैं, स्क्रब्स मतलब क्या है कि छोटी छोटी झांडियां जो रहती है जहां पे बहुत बड़ा वेजिटेशन नहीं है, स्पार्स वेजिटेशन होता है, मतलब रेगिस्तान वाले क्षेत्र में वहां पे भी पेड़ होते हैं, वहां पे भी पानी होता है, लेकिन उतना डेंस नहीं होता है जितना आप ट्रॉपिकल एवरग्रीन वगैरह वाले रीजन में देखोगे, ठीक है। तो जहां लो वेजिटेशन मिलेगा आपको, ठीक है, जहां लो वेजिटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस देखने को मिलेंगे। थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस मतलब क्या है कि कांटे वाले पेड़ हैं, ऐसी झांटियां हैं, बहुत ज्यादा क्या है, डेंस वेजिटेशन नहीं है, ठीक है। वेजिटेशन इज वेरी मच अडेप्टिव टू द एरिया। अब देखो क्या होता है, ये मतलब दिस इज द थिंग व्हिच वी शुड अप्रिशिएट कि प्रकृति अपने आप को कितना अच्छे से ढालती है कि अब आपको यहां देख रहा पानी की कमी है, रेगिस्तान वाला एरिया है, तो वहां पे वेजिटेशन जो रहेगा तो वो वेजिटेशन अपने आप को अडेप्ट कर लेगा उस एरिया के हिसाब से। कैसे अपने आप को अडेप्ट कर लेगा उस एरिया के हिसाब से, तो यहां जो वेजिटेशन रहता है ना तो बहुत अडेप्टिव रहता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स, तो पेड़ जो होते हैं तो स्कैटर्ड है, एक जगह पे नहीं है, बहुत लॉन्ग रूट्स हैं, फैले हुए हैं, ठीक है। ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स, एक जगह पे नहीं है, पेड़ फैले हुए रहते हैं और लॉन्ग रूट्स रहती है ताकि वो गहराई से जाके पानी को क्या कर सके, सक कर सके, पानी कम पानी में अपना जीवन चला सके। देखिए द स्टेम्स आर सक्यूलेंट टू कंजर्व वाटर, स्टेम्स जो रहती हैं तो मोटी रहती हैं कि पानी का वेस्टेज ना हो, ठीक है। तो स्टेम्स आर सक्यूलेंट टू कंजर्व वाटर, लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल, पत्तियां जैसे कैक्टस आपको
थॉर्नी वेजिटेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थॉर्न फॉरेस्ट जो होंगे, तो थॉर्न फॉरेस्ट में आपको कैक्टस देखने को मिलेगा। अब कैक्टस की लीफ कैसी रहती है, वैक्सी रहती है, थोड़ी सी चिकनी रहती है, मोटी रहती है, ताकि वो जो एक प्रोसेस होता है, क्या बोलते हैं, स्टोमेटा से वो निकल जाते हैं, पानी इवापोरेट हो जाता है, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस है, इवापोरेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो ना हो, लीफ से पानी ना एग्जॉस्ट हो, इसके लिए लीव्स क्या रहती है, लीव्स जो रहती है तो थिक रहती है। और जैसे बबूल का पेड़ आपको कहां देखने को मिलेगा, थॉर्न फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा। अब बबूल के पेड़ में पत्ती इतनी बड़ी आती है, तो क्या तो सूरज दादा उस पत्ती से पानी चूस पाएंगे, नहीं चूस पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अडेप्टिव होता है वेजिटेशन। एंड मतलब क्या तो प्रकृति बनाई है ना ऊपर वाले ने, हर चीज हर जगह के हिसाब से बहुत अडेप्टिव होती है। फाइन, अब वही कैरेक्टरिस्टिक्स और द थॉर्न फॉरेस्ट स्क्रब्स को अगर ध्यान रखना है, वही रेनफॉल एरिया, ट्री, एनिमल, लेस देन 70 सेंटीमीटर रेनफॉल जो होता है, वहां पे आपको थॉर्न फॉरेस्ट वेजिटेशन मिलेगा। हमारी कंट्री में एरिया कहां है, तो वेजिटेशन इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब कि अच्छा, मैप वगैरह जो रहेगा वो मैं करवाऊंगा, ठीक है, घबराना मत। और ये इसलिए करवा रहा हूं, जैसे किसी का सीबीएसई में आ रहा है नहीं आ रहा है, किसी स्टेट बोर्ड वाले का आ रहा है नहीं आ रहा है, तो जिसका जो आ रहा हो मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं तो सब करवा दूंगा कि जिसका जो आ रहा है सब पढ़ो, ठीक है। तो जैसा अगर आप यहां देखोगे कि ये वाला जो रीजन है, तो ये वाला रीजन जो हो गया हमारी कंट्री का, दी वेजिटेशन इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, ठीक है, GUJARAT, ठीक है, ये यहां पे पाया जाता है वेजिटेशन, ठीक है, राजस्थान वगैरह वाले रीजन में। उसी के साथ साथ में जो सेमी एरिड रीजन है, जहां कम बारिश होती है, 70 सेंटीमीटर से कम। पेड़ कौन से, ठीक है, तो अकैकियस, पाम, यूफोर्बिस कैक्टी आर फाउंड हियर, ठीक है। तो ये कुछ ट्रीज के प्रकार हैं, आई गेस आई प्रोनाउंस देम राइट, ठीक है। एनिमल्स जो है, तो एनिमल्स कौन से, जैसे रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लॉयन, वाइल्ड एस, हॉर्स, कैमल्स, तो वही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल, ठीक है। तो जहां पे वेजिटेशन कम होगा वहां पे आपको इस तरह के वहां पे रहने वाले अडेप्टिव एनिमल्स भी देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है, फाइन। तो दिस वाज द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। आगे बढ़ते हैं माउंटेन फॉरेस्ट पे। माउंटेन फॉरेस्ट मतलब क्या है, कि जो पहाड़ों में पाया जाने वाला वेजिटेशन है। अब ये माउंटेन फॉरेस्ट में थोड़ा सा पैटर्न बदला है, हाँ, तो वो पैटर्न ध्यान रखना आपको क्या बदला है। माउंटेन फॉरेस्ट क्या है, तो वेजिटेशन फाउंड इन दी माउंटेनियस एरियाज, ठीक है, वेजिटेशन फाउंड इन दी माउंटेनियस एरियाज। अब ये वेजिटेशन अलग कैसे है, क्योंकि आप देखोगे तो माउंटेन के साथ में एक विशेषता है, वो विशेष, एक सेकंड ना, माउंटेन के साथ में एक विशेषता है, वो मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो, देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। यूजुअली क्या होता है, हमने जो छोटी क्लास, मतलब आगे वाले चैप्टर में भी पढ़ा, छोटी क्लासेस में नहीं, इसी क्लास में आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ा है। परफेक्ट सर्कल बन गया, देखो। तो यहां जैसे अगर आप देखोगे इक्वेटर है, हम इक्वेटर से जैसे जैसे पोल की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो। फाइन, अब क्या हो रहा है ना, या तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, क्योंकि सोलर इंसुलेशन स्लैंटिंग होते हुए जाती है। हमने क्लाइमेट में पढ़ा है, ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है, हर जगह पढ़ा है, भूलना मत, ठीक। दूसरा फैक्टर जिससे टेम्परेचर इंफ्लुएंस होता है वो क्या है, कि आप जब पहाड़ के एकदम फुटहिल पे हो तब वहां पे क्या रहेगा, टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, डिपेंडिंग ऑन दी लैटिट्यूड, कि किस लैटिट्यूड पे आप खड़ो। लेकिन जैसे जैसे आप पहाड़ पे ऊपर चढ़ते जाओगे तो वहां पे क्या होता जाएगा, टेम्परेचर डिप होता चला जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर डिप होता चला जाता है विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड में ऊपर जाओगे, टेम्परेचर में आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो अब यहां पे ये आपको इक्वेशन ध्यान रखना है। सो दिस लीड्स टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द नेचुरल वेजिटेशन आल्सो। तो जो वेजिटेशन इक्वेटर पे मिलेगा वहां पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन मिलेगा, खूब टेम्परेचर है, खूब बारिश हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे पोल की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर कम हो रहा तो वेजिटेशन बदलता है, ठीक है। तो नॉर्मली तो ऐसे वेजिटेशन बदलना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप देखेंगे कि माउंटेन के ऊपर जाओगे तो माउंटेन पे भी टेम्परेचर बदल रहा है, टेम्परेचर बदल रहा है तो वेजिटेशन भी मिलेगा, बदलेगा। तो हो सकता है कि जो वेजिटेशन पोल्स पे मिल रहा है, ठीक है, क्या मिल रहा है आपको पोल्स पे, ऐसा मान लो कि काई कजी है, बस मॉशेस और लाइचेंस वगैरह ही है, ठीक है। तो वही वेजिटेशन आपको किसी पहाड़ की चोटी पे भी मिल जाएगा। जैसा नॉर्थ पोल पे, अंटार्कटिका पे वेजिटेशन होगा, वैसे ही हिमालयन माउंटेन के पीक पे होगा, बर्फ ही बर्फ है, ठीक है। तो क्या समझना होगा आपको कि विद द डिक्रीज इन, देयर इज डिक्रीज इन द टेम्परेचर विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, हाइट के साथ में
दिस लीड्स टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन ऑल्सो, कि अगर माउंटेन पे आप ऊपर जाते जाओगे तो देयर विल बी चेंज इन द टेम्परेचर, हेंस देयर विल बी चेंज इन द वेजिटेशन ऑल्सो। ठीक है, तो द चेंज इज सेम एज इन द सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा रीजन। तो क्या बताया गया है कि जैसे ट्रॉपिकल रीजन है आपका इक्वेटर, तो जैसे ट्रॉपिकल से टुंड्रा रीजन की तरफ जब हम बढ़ते हैं, टुंड्रा रीजन मतलब पोल की तरफ, तो जो वेजिटेशन आपको लैटिट्यूड के साथ बदलते देखने को मिलता है, वही वेजिटेशन आपको एल्टीट्यूड के साथ भी बदलते देखने को मिलेगा, क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग अप द टेम्परेचर इज चेंजिंग, हेंस द वेजिटेशन विल आल्सो चेंज। इक्वेशन समझ में आई? सिंपल। एक बार और बताता हूं, ठीक है, एक बार और बताता हूं। चलो, क्या हो रहा है, माउंटेन फॉरेस्ट मतलब माउंटेन वाले क्षेत्रों में जो पाया जाने वाला वेजिटेशन है। होता क्या है ना कि हम माउंटेन पे जब ऊपर चढ़ेंगे तो देयर विल बी डिक्रीज इन द टेम्परेचर विद द इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड, ऊंचाई के साथ में टेम्परेचर कम। अब जब टेम्परेचर बदला तो हमें पता है कि इक्वेटर पे वेजिटेशन अलग मिलेगा, इस टुंड्रा रीजन में वेजिटेशन अलग मिलेगा पोल्स पे। क्यों? क्योंकि दोनों जगह टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, तो वही टेम्परेचर डिफरेंस तो पहाड़ पे ऊपर जाने में भी हो रहा है, तो वेजिटेशन भी बदलता है। ठीक है, वेजिटेशन भी बदलता है। द चेंज इज सेम इन द सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा रीजन। फाइन, कि ट्रॉपिकल रीजन में से टुंड्रा रीजन की तरफ जाओगे तो जैसा वेजिटेशन बदलेगा, वैसे ही आप जब पहाड़ के फुटहिल से ऊपर की तरफ जाओगे तो वेजिटेशन भी बदलना है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइट वेजिटेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज रीजन्स। ठीक है, दीज ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स में वेजिटेशन को आप डिवाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। तो पहला आता है वेट टेम्परेट फॉरेस्ट्स। वेट टेम्परेट फॉरेस्ट मतलब क्या है? तो दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड बिटवीन द हाइट ऑफ 1000 टू 2000 मीटर्स। ये पहाड़ है एक, ठीक है, पहाड़ बना के चलते ना अपन, एक पहाड़ है, ठीक है, तो इस पहाड़ पे जैसे अगर आप देखोगे, इस पहाड़ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 1000 से 2000 मीटर के बीच में वेट टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेगा। बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं गए हो आप, ठीक है, बारिश भी हो रही है, तो यहाँ टेम्परेट फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नहीं है। थोड़ा ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंगल जो होते हैं वैसे जंगल मिलेंगे आपको। ठीक है, एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज लाइक ओक्स एंड चेस्टनट्स आर फाउंड। तो ओक्स हो गए, चेस्टनट्स हो गए, इस तरह के पेड़। देखो जगह वही, निंजा टेक्निक वही है कि हम रीजन ध्यान रखेंगे, मतलब एरिया, ट्रीज, एनिमल्स, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है कि यहां आप देखेंगे 1000 से 2000 मीटर की हाइट पे आपको वेट टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेगा। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज लाइक ओक्स एंड चेस्टनट्स मिलेंगे। ठीक है, फाउंड ऑन लो हिल्स। लो हिल्स मतलब क्या है कि जैसे हमने देखा था 3 रेंजेस, क्या नाम है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। तो शिवालिक माउंटेन जो है वो उनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है ना, तो शिवालिक माउंटेन्स के लो हिल्स पे आपको टेम्परेट वेट टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। तो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट के बाद में टेम्परेट फॉरेस्ट जो और ठंडी जगह में मिलेंगे। ठीक है, तो फाउंड बिटवीन द हाइट ऑफ 1500 टू 3000 मीटर्स। आप बोलोगे सर 1000 से 2000 में तो आपको वेट टेम्परेट मिल रहा है और आप 1500 में टेम्परेट भी फंसा दे रहे हो। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, ऐसा कोई यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं खड़ा है कि बस बाउंड्री आ गई है, इसके बाद में अब वेट टेम्परेट फॉरेस्ट नहीं, पेड़ नहीं उग सकता है, अब तो सिर्फ टेम्परेट फॉरेस्ट के पेड़ उगेगा। आपको देखना होगा वेजिटेशन मर्ज होता है, जो बोलते हैं ना ग्रे एरिया रहता है, कि धीरे 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 1500 मीटर के बाद में आपको टेम्परेट फॉरेस्ट जैसा वेजिटेशन दिखने लग जाएगा और 2000 पे जाते जाते वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा और फिर पूरी तरह ही टेम्परेट दिखेगा। तो वो एकदम से कोई बाउंड्री लाइन नहीं ना, वहां किसी ने ड्रॉ थोड़ी किया हो, तो प्रकृति अपने आप को ढाल रही है। तो आपको ये समझना होगा कि टेम्परेट फॉरेस्ट 1500 से 3000 में मिलता है। याद करते समय ऐसा ध्यान मत रख लेना कि 2000 है तो बस 2000 के बाद ही। 1500 से 3000 मीटर्स के हाइट पे टेम्परेट फॉरेस्ट। दीज ट्रीज सच एज पाइन्स, देवदार, सिल्वर फर, सुप्रस, ठीक है, सिडार, विच आर कॉनिफेरस आर फाउंड हियर। अब आपको देखो समझना होगा, अगेन कितनी बेहतरीन चीज होती है प्रकृति में। माउंटेन है, माउंटेन में होता है स्नोफॉल, तो इस तरह के पेड़ जो मिलते हैं ना, ऐसे क्रिसमस ट्री भी कभी कभी तो ऐसा दोना बन जाते हैं, लेकिन ऐसे देखोगे तो जो कोनीफेरस होते हैं, क्यों? क्योंकि स्नोफॉल अगर हुआ तो स्नो गिर जाए उनके ऊपर से। तो ऐसे कॉनीफेरस ट्रीज जो हैं, जैसे सिल्वर फर हो गया, तो ये कॉनीफेरस ट्रीज आपको यहाँ टेम्परेट फॉरेस्ट में देखने को मिल जाएंगे। सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज, हाई एल्टीट्यूड ऑफ साउथ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हैव दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हो गया, सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज, यहां पे आपको ये एरिया में इस तरह के पेड़ देखने को मिल जाएंगे, टेम्परेट फॉरेस्ट। तीसरा आता है एल्पाइन वेजिटेशन। अब एल्पाइन वेजिटेशन क्या है? तो अब जैसे हाइट बढ़ते जा रही है, आप कहां तक पहुंच गए? 3000 मीटर तक पहुंच गए, तो अब इसके ऊपर ग्रासलैंड भी आएगा, मतलब और ठंडी जगह में पहुंच गए तो आपको बुग्याल्स, हिस्ट्री में पढ़ेंगे बुग्याल्स वर्ड, हाँ, तो मतलब प्लेन ग्रासलैंड आएगा, ठंडी जगह का ग्रासलैंड आता है जहां पे प्लेन एरिया है, पेड़ भी आना शुरू होंगे। तो अल्पाइन वेजिटेशन में
found around 3,600 meters above the sea level. Both temperate vegetation and grassland makes up the alpine vegetation. तो ये temperate forest भी है और grassland भी है, इनसे मिलके अल्पाइन वेजिटेशन बनता है. ठीक है, तो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर और ऊपर चले जाएंगे तो अल्पाइन वेजिटेशन. ठीक है, पेड़ कैसे, तो सिल्वर फर, जुनिपर्स, पाइन्स, ब्रिचेस आर कॉमन ट्रीज. ये कॉमन पेड़ पाए जाते हैं. दे गेट प्रोग्रेसिवली स्टंटेड नियर दी स्नो लाइन. ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये माउंटेन है, समझना. हाँ, 1000 से 2000 में आपको वेट टेम्परेट फॉरेस्ट मिल गया, 1500 से 3000 तक आपको टेम्परेट फॉरेस्ट मिल गया, 3000 के और ऊपर जाओगे 3600 के बाद में आपको क्या है कि अब स्नो लाइन आने वाली है, अब बर्फ जमना शुरू हो जाएगी. तो यहाँ पे पेड़ हैं, ठीक है, जैसे सिल्वर फर बताया, ठीक है, ब्रिचेस बताया, ये पेड़ रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे स्नो लाइन आते चली जाएगी ना, तो स्नो लाइन के कारण क्या होगा कि वहां वेजिटेशन कम होता जाएगा और स्नो कवर्ड एरिया बढ़ता चले जाएगा. तो दे गेट स्टंटेड, मतलब फिर छोटे छोटे पेड़ दिखना विलुप्त हो जाएंगे जहां स्नो लाइन आ जाएगी. फिर उसके ऊपर क्या आएगा, तो स्नो लाइन जहां आ जाएगी उसके ऊपर क्या आएगा, तो जैसे थ्रू श्रब्स एंड स्क्रब्स दे मर्ज इनटू द अल्पाइन ग्रासलैंड. फिर उसके ऊपर जैसे अगर आप देखोगे तो स्नो लाइन आ गई तो फिर श्रब्स और ग्रासेस रहेंगी छोटी छोटी और अल्पाइन ग्रासलैंड बन जाएगी फिर. ठीक है, एक टेम्परेट ग्रासलैंड होती है, एक होती है अल्पाइन ग्रासलैंड, मतलब कि स्नो कवर्ड एरिया है जहां पे सिर्फ ग्रास ही ग्रास है. ठीक है, उसके बाद जैसे देखोगे तो ये जो अल्पाइन ग्रासलैंड रहती है तो क्या होता है, समर्स में बर्फ पिघल जाती है, तब वहां बहुत अच्छी क्वालिटी की ग्रास निकल के आती है. सो दीज ग्रासलैंड्स आर यूज्ड बाय गुज्जर्स एंड बकरवाल्स फॉर ग्रेजिंग. हिस्ट्री में चैप्टर पढ़ेंगे हम पैस्टोरलिज्म वाला, तो वहां पे ये है, मतलब इनका मेंशन है कि गुज्जर बकरवाल्स जो है तो ये नोमैडिक हर्डर्स है, तो अपने जानवर को लेके ये भी गर्मी में ऊपर चढ़ जाते हैं पहाड़ों पे. क्यों, क्योंकि स्नो मेल्ट हो गई है, वो ग्रास जो है तो अब खाएंगे, लोग नहीं, उनके जानवर. ठीक है, तो इस तरह से वेजिटेशन, बड़ा प्यारा सा वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन माउंटेन फॉरेस्ट का हमने आपको समझाया. रिकैप करते हैं एक बार, क्या हो रहा है, इंक्रीज इन हाइट के साथ में वेजिटेशन बदलता है. तो उस हिसाब से देखोगे तो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, अल्पाइन वेजिटेशन और अल्पाइन ग्रासलैंड के भी ऊपर एक तरह का वेजिटेशन है जहां पे कुछ नहीं है, जहां हमेशा ही परमानेंटली फ्रोजन रहता है, बर्फ रहती है. ठीक है, तो एट हायर लैटिट्यूड्स मॉसेस एंड लेचेंस फॉर्म द पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन. ठीक है, टुंड्रा वेजिटेशन मतलब जो पोल पे वेजिटेशन मिलता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे, कि वहां पे सिर्फ काई कजी है और बर्फ है, तो वो मॉसेस और लाइचेंस मिलती हैं आपको कहां पे, हायर लैटिट्यूड्स पे जहां बर्फ जमी रहती है, तो वो टुंड्रा वेजिटेशन कहलाता है. ठीक है, वो टुंड्रा वेजिटेशन कहलाता है. फाइन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, और उसके साथ साथ हमने माउंटेन फॉरेस्ट पढ़ लिया. आगे बढ़ते हैं, लास्ट वेजिटेशन है मैंग्रोव फॉरेस्ट का. मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं देखो. ठीक है, तो ये आपको मैं मैप पे दिखाता हूं. सबसे पहले जो कोस्टल एरिया होता है ना, जैसे ये कोस्टल एरिया है, ये कोस्टल एरिया है, ये कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पे एकदम डार्क ग्रीन कलर के डॉट्स दिख रहे होंगे, तो ये कोस्टल एरिया पे भी पेड़ रहते हैं. और ये मैंग्रोव वेजिटेशन, स्पेशली क्या होता है, ये मैंग्रोव वेजिटेशन ऐसा है जो समुद्र तट पे ग्रो कर जाते हैं, सॉल्ट वाटर में जो पेड़ ग्रो कर जाते हैं वो मैंग्रोव वेजिटेशन का पार्ट बनते हैं. ठीक है, तो टाइडल फॉरेस्ट फाउंड इन द एरिया ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स. ठीक है, टाइड्स जो वाटर का राइज होता, फॉल होता है समुद्र में, उन वाटर से, मतलब उन एरियाज में, उन रीजन्स में इन्फ्लुएंस होता हुआ जो वेजिटेशन है वो मैंग्रोव वेजिटेशन है. ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है. टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन द एरिया विद मड एंड सिल्ट. रूट्स ऑफ मैंग्रोव ट्रीज आर सबमर्ज्ड अंडर वाटर. और ये जो वेजिटेशन है, तो यहाँ पे ये वेजिटेशन की जो पौधे हैं, तो वो पौधे ऐसे रहते हैं, जैसे टाइड आ रहा है ना, तो टाइड के कारण पानी बढ़ता है समुद्र में और घटता है, तो इंटरटेंगल्ड रूट्स रहती है इन पेड़ों की. ठीक है, इंटरटेंगल्ड रूट्स रहती है, और कभी पानी का स्तर बढ़ता है तो डूब जाती है जड़ें, और कभी जड़ें, जो पानी का स्तर घटता है तो जड़ें हमें दिख भी रही होती है, तो ब्रीदेबल रूट्स रहती है. वो रूट्स जमीन के बाहर भी है, जमीन के अंदर भी वैसी. ठीक है, तो टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन एरिया विद मड एंड सिल्ट. रूट्स ऑफ मैंग्रोव ट्रीज आर सबमर्ज्ड अंडर वाटर, डूबी रहती पानी में. फाउंड ऑन डेल्टाज ऑफ रिवर्स. ठीक है, तो रिवर्स के जो डेल्टाज होते हैं, ठीक है, रिवर जो है, तो ये रिवर आ रही है, ये रिवर जो इस तरह से अपना माउथ स्प्रेड कर लेती है, डेल्टा बना लेती है ना, तो इन डेल्टास वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा. इनफैक्ट आप जैसे देखोगे गंगा नदी का, महानदी का, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदी का जो डेल्टा है, ये देखो, ये एक डेल्टा हो गया. ठीक है, गंगा रिवर का अभी पढ़ेंगे, मेघना रिवर का इनफैक्ट. ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, ये महानदी का है. ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो इन नदियों के जो डेल्टास बनते हैं, जहां पे वो आके समुद्र में मिलना शुरू होती है, डेल्टा हमने पढ़ा है चैप्टर 3 में, 2 में. ठीक है, तो वहां पे आपको मैंग्रोव वेजिटेशन कंट्री में देखने को मिलेगा. इनफैक्ट मैंग्रोव वेजिटेशन की एक विशेषता बताता हूं मैं आपको. मैंग्रोव वेजिटेशन बहुत ज्यादा क्या करता है, जैसे अगर आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करता है,
मैंग्रोव वेजिटेशन हो गया। फिर उसके बाद में वो जो क्या बोलते हैं, आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है क्या, एक चीज पढ़ी है ना चैप्टर 2 में, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में, आइलैंड्स वाले पार्ट में, कोरल आइलैंड्स, तो कोरल रीफ्स वगैरह भी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, इसलिए मैंग्रोव वेजिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब मैंग्रोव वेजिटेशन में नाम आता है सुंदरबन डेल्टा का, टप्पू के मामा वाले सुंदरबन, ठीक है। तो यहां जैसे आप देखोगे तो सुंदरबन डेल्टा जो है, तो सुंदरबन डेल्टा इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट मैंग्रोव वेजिटेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, और जो एक्सपैंड हो रहा है कहां पे, सुंदरबन डेल्टा, तो डेल्टा फॉर्म्ड ऑन द माउथ ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तो ये गंगा रिवर इंडिया से बह के निकल गई बांग्लादेश, चैप्टर 3 यार रिकॉल करो, और इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है बांग्लादेश, दोनों बांग्लादेश में मिलती है, पद्मा और जमुना अलग अलग नाम से होने के बाद में फिर एक नाम बन के मेघना रिवर बन के जो आगे बहती है, तो मेघना रिवर के माउथ पे आपको क्या देखने को मिलता है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा का नाम पड़ता है सुंदरी ट्री से, क्यों, क्योंकि वहां पे सुंदरी ट्री पाए जाते हैं, इस कारण उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर है, ठीक है, इसका इस्तेमाल फर्नीचर वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं लोग, ठीक है। ट्री सच एज पाम, कोकोनट, ठीक है, क्योरा, ठीक है, अगर ऑल्सो ग्रोज इन सम पार्ट्स ऑफ डेल्टा, और ये सारे पेड़ जो है दूसरे ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ट्रीज के टाइप हो गए। फाइन, एनिमल जैसे रॉयल बंगाल टाइगर आपने देखा होगा, रॉयल बंगाल टाइगर कभी डिस्कवरी देखा है, पानी है, पानी में जड़े हैं, पेड़ जंगल, और वहां पे पानी में छुप छुप के चल रहा है टाइगर, ठीक है, तो वो रॉयल बंगाल टाइगर वहां मिलते हैं। टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स, स्नेक्स, फाइन, ये सारे जानवर। माउंटेन वेजिटेशन में भी जानवर कैसे मिलेंगे, तो जैसे आप देख रहे हैं, तो वहां पे आपको कश्मीरी स्टैग हो गया, फिर उसके बाद में वो डियर, एंटीलोप्स वगैरह हो गए, स्नो लेपर्ड हो गए, वो माउंटेन वेजिटेशन में, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है तो वहां पे उस तरह का जानवर मिलेगा, ठीक है। तो सुंदरबन डेल्टा में ये जानवर देखने को मिलते हैं, जैसे क्योरा ट्री हो गया, अगर ट्री हो गया, रॉयल बंगाल टाइगर हो गया, काट ही खाएगा बस वो, ठीक है। तो ये मैंग्रोव वेजिटेशन हो गया। तो चैप्टर का एक पार्ट जो था ना नेचुरल वेजिटेशन वाला, वो हमने पढ़ दिया। अब वाइल्ड लाइफ, तो सिमिलरली वाइल्ड लाइफ आपने देख लिया क्या क्या पेड़ है, अब कहां कहां पाए जाते हैं तो वो एक बार और बताया गया है। वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें तो सारा जो कह सकते हैं पशु पक्षियों का पार्ट हो जाएगा, वो वाइल्ड लाइफ में आएगा। तो लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया इज ऑल्सो रिच इन इट्स फौना, तो जैसे फ्लोरा बहुत सारा है वैसे ही फौना भी हमारे पास बहुत सारा है, जानवर भी बहुत सारे हैं। 90,000 एनिमल स्पीशीज है, 2,000 स्पीशीज है बर्ड्स की, और ये 90,000 और 2,000 मिलके वर्ल्ड का 13% कह सकते हैं फौना जो है वो हमारे पास है, ठीक है। फिर क्या है, 2564 स्पीशीज ऑफ फिशेज है, ठीक है, नियरली 12% ऑफ वर्ल्ड स्टॉक, वर्ल्ड का जो पूरा स्टॉक है उसकी 12% स्पीशीज हमारे पास है, ठीक है। 5 to 8% ऑफ वर्ल्ड्स एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स आर फाउंड इन इंडिया, तो दिस मेक्स इंडिया अ बायोडाइवर्सिटी, रिच कंट्री इन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। दिस इज व्हाई इंडिया इज अ रिच कंट्री इन बायोडाइवर्सिटी, की इतनी इमेंसली डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी हमारे यहां, बायोडाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना, पेड़ पौधों में और जानवरों में जो विविधता है हमारे पास वो, ठीक है। द एलिफेंट्स, अब कौन कौन से जानवर हैं, तो जैसे यहां से शुरू करें, द एलिफेंट्स आर मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल अमंग द मैमल्स, ठीक है, दे आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ आसाम, कर्नाटका, केरला, यहां पे आपको एलिफेंट मिल जाएंगे। वन हॉर्न राइनासोरस आर द अदर एनिमल्स व्हिच लिव इन स्वाम्पी एंड मार्शी लैंड्स ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल। वाइल्ड एस एंड कैमल्स आर फाउंड इन थार डेजर्ट, ठीक है, तो कह सकते हैं ये डेजर्ट वेजिटेशन के फौना हो गए। जैसे इंडियन बाइसन, नीलगाय जिसे ब्लू बुल कहा जाता है, जो सेंट्रल एरियाज में, सेंट्रल इंडिया में आराम से देखने को मिल जाती है। चौसिंगा, 4 हॉर्न्ड एंटीलोप जो आता है, फोटो दिखाऊंगा, गैजल एंड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डियर एंड मंकी आर फाउंड इन इंडिया, ठीक है। तो जैसे ये वाइल्ड एस हो गया, चौसिंगा, ये 4 दिख रहे, 4 उसके ऊपर सिर पे वैसे हैं, ठीक है। गैजल हो गया, मंकी हो गया, नीलगाय, ये ब्लू बुल जो रहता है, इंडियन बाइसन, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स आपको देखने को मिल जाएंगे कंट्री में। फाइन, इनका नाम ध्यान रखना है बस कि कौन कौन से जानवर है, कहां है, कैसे। फिर जैसे अब टाइगर्स और लायंस दोनों पाए जाते हैं हमारे देश में, लायंस भी हैं, एशियाटिक लायन जो गिर नेशनल पार्क में मिल जाएंगे, रॉयल बंगाल टाइगर्स मिल जाएंगे आपको, लेपर्ड्स भी है, और इनफैक्ट चीता भी हमने अब दूसरे, जैसे आप देखेंगे नामीबिया वगैरह से चीता आ गया है, तो लेपर्ड्स भी आपको हमारे देश के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फौना इन हिमालयास की अगर बात करें तो हिमालयन रीजन में ये माउंटेन वेजिटेशन में किस तरह के जानवर पाए जाएंगे, ये रहे, याक हो गया, शैगी हॉर्न वाइल्ड डॉग्स हो गया, तिब्बतन एंटीलोप हो गया, दीप भराल, ठीक है, तो ये इस तरह का ऐसे घुमे हुए सिंग वाला जो एक हिरन टाइप रहता है, शिप टाइप रहता है, ठीक है, तो वो हो गया। द क्यांग, तिब्बतन वाइल्ड एस, along with ibex, bear, snow leopard, rare red panda,
तो ये भी हमारे देश में आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? अब फौना इन रिवर्स, लेक एंड कोस्टल एरिया बात करें तो हमने माउंटेन में क्या जानवर पाए जा रहे हैं, सेंट्रल इंडिया में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में क्या पाए जाएंगे वो देख लिया। साथ ही साथ आप जिस देखेंगे तो नदियों में, तालाबों में क्या क्या वाइल्ड लाइफ मिलेगी, तो टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स कुछ स्पेसिफिक इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे क्रोकोडाइल रहते हैं तो जिनका बड़ा मुंह रहता है, घड़ियाल जो रहते हैं जिनकी पतली स्नाउट टाइप रहती है। ठीक है, तो ऐसा आपको क्या देखने को मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एक्वेटिक फौना भी देखने को मिल जाएगा देश में। उसी के साथ साथ बर्ड्स की अगर बात करें तो बर्ड्स लाइफ फाउंड इन इंडिया सच एज पिकॉक, पीजेंट्स, ठीक है, डक्स, पैराकिट्स, पैराकिट्स इस तरह के लव बर्ड्स टाइप जो रहते हैं वो, ठीक है, कोयल हो गया, मतलब वैरायटी ऑफ आपको क्या देखने को मिल जाएगा। जैसे क्रेन्स हैं, कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो दूर से उड़ के आते हैं, साइबेरियन क्रेन्स वगैरह। ठीक है, पिजन्स आर सम बर्ड्स फाउंड इन इंडिया। ठीक है, तो ये कुछ पक्षी हैं जो आपको भारत में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब इतना वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ है, क्या कीजिएगा इतने वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ का, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वेजिटेशन इन वाइल्ड लाइफ। तो इस वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ की अगर इंपॉर्टेंस को हम समझे ना, तो फ्लोरा एंड फौना हेल्प एज इन मेनी वेज। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरीकों से ये हमारी मदद करते हैं। फ्लोरा एंड फौना जो है हमारी बहुत सारी मदद करते हैं। सच एज क्वेश्चन बनता है यहां से, देखो मैं आपको बताते भी चल रहा हूं सवाल कहां से बनेंगे। जैसे मैंने बता दिया कि वेजिटेशन में डिफरेंशिएट करने को पूछ लेंगे, एक एक वेजिटेशन को डिफाइन करने को पूछ सकते हैं। ठीक है, वो हो गया एक सवाल। अब एक सवाल ये आ जाएगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेशन इन वाइल्ड लाइफ। तो वी गेट आवर क्रॉप्स फ्रॉम बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट। इतनी डाइवर्सिटी है तभी तो हम अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स ग्रो कर पाते हैं। मेनी मेडिसिनल प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लोरा। जैसे तुलसी एक सिंपल एग्जांपल, तुलसी हो गया, अर्जुन का पेड़ हो गया। ठीक है, तो कितने ही ऐसे प्लांट्स हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मिल रही है। नीम हो गया। ठीक है, फिर क्या है, मिल्चिंग एनिमल प्रोवाइड्स मिल्क, जो फौना है जिसमें वो पशु जो दूध देते हैं तो उनसे हमें दूध मिल रहा होता है। एनिमल्स प्रोवाइड अस ड्रॉट पावर ट्रांसपोर्टेशन मीट एंड एग। एनिमल्स जो होते हैं जानवर वो हमें ड्रॉट पावर देते हैं, मतलब हम बैल हो गया, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, तो इन्हें ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल कर लेते हैं ना। ड्रॉट पावर मतलब उनकी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं एक सामान को दूसरी जगह ले जाने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन में, मीट में, एग में। फिश प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड। बहुत सारे लोगों की स्टेपल डाइट होती है, खास करके जो कोस्टल रीजन में लोग रहते हैं वो मछली खाते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट ट्रीज। ठीक है, इंसेक्ट्स जो है, अच्छा हर चीज की, बटरफ्लाई की भी अपने आप में अहमियत है कि वो पॉलिनेशन करवाते हैं, उससे क्या होता है फ्रूट्स वगैरह आते हैं। ठीक है, डिस्पाइट हैविंग सच अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फ्लोरा एंड फौना आर कंटिन्यूअसली अंडर द थ्रेट। तो इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी लाइफ का कितना अभिन्न अंग है फ्लोरा फौना, उसके बावजूद भी फ्लोरा एंड फौना आर कंटिन्यूअसली अंडर ग्रेट थ्रेट। फिर भी बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं तो, और क्यों समस्याएं हैं, तो देखो हमें समझना होगा कि वेजिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ग्रीडी नेचर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ड्यू टू द एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बाय ह्यूमन बीइंग्स, दे आर कंटिन्यूअसली अंडर थ्रेट। ठीक है, तो ये समझना होगा कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, बट ड्यू टू आर ग्रीडी नेचर और एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन जो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा हो रहा प्लांट्स एंड एनिमल्स का, दे आर अंडर ग्रेट थ्रेट। सम ऑफ द थ्रेट्स आर हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स फॉर कमर्शियल पर्पस। हंटिंग हो रही है स्किन के लिए, बोन्स के लिए, टिथ के लिए। ठीक है, फिर क्या है, पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट्स, जिससे वेजिटेशन खराब हो रहा है। वेजिटेशन, अब मान लो घर नहीं रहेगा तो व्यक्ति कहां रह जाएगा, तो वो घर, जंगल जो है वो घर है जानवरों के। अब जंगल नहीं बचेंगे तो जानवर कहां से बच जाएंगे। ठीक है, फिर क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज। अब मान लो कोई बाहर की स्पीशीज आ गई, वो अपने आप को डोमिनेटिंग नेचर का बनाते हुए वहां की ओरिजिनल प्लांट स्पीशीज को एग्जॉस्ट कर देगी। समझ में आया? तो इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। रेकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट फॉर कल्टीवेशन एंड हैबिटेशन। ठीक है, तो अब हमें घर भी बनाना है, रोड भी बनाना है, इंडस्ट्री भी लगाना है, कहां जमीन तो ज्यादा हो नहीं जाएगी, तो हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, उससे वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ को नुकसान हो रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस, दीज आर सम ऑफ द कॉज फॉर थ्रेट। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द कॉज फॉर थ्रेट। अब अगर हम आगे बढ़े तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कुछ पढ़ो चैप्टर ध्यान रहे ना रहे, जीवन में समस्याएं बहुत आएगी, हमें समाधान पे फोकस करना है। समस्याएं देखी हमने, देयर आर थ्रेट्स टू वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, बट व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। समाधान क्या है, क्या अभी तक प्रयास किया गया है फ्लोरा फौना को कंजर्व करने के लिए। तो जैसे अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी स्टेप्स टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना, और यही आपका क्वेश्चन भी बनेगा क्या, कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन बताते चल रहा हूं, एक एक स्लाइड एक एक क्वेश्चन का आंसर है। ये सारी नोट्स आप ले लेना टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, तो आप जैसे देखोगे तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना।
18 बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप किए गए ताकि फ्लोरा एंड फौना को बचाया जा सके। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? तो स्पेशली डिमार्केटेड एरियाज होते हैं। डिमार्केटेड एरियाज मतलब कि गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस एरिया के अंदर क्या होगा, इस एरिया के अंदर हम सेटअप कर देंगे क्या, अलग अलग चेक पॉइंट्स वगैरह, ऑब्जर्वेशन के लिए चेक पोस्ट लगा देंगे ताकि यहाँ पे वेजिटेशन को कोई नुकसान ना हो, वाइल्ड लाइफ अपने आप ग्रो करे, ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो, लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा। तो ऐसे 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है सेटअप किए गए कंट्री में टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू मेनी बोटानिकल गार्डन बाय गवर्नमेंट सिंस 1992। बोटानिकल गार्डन मतलब क्या है कि रिसर्च लेबोरेटरीज होती है, गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड हैं, तो वही फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दिए जा रहे हैं कि किस तरह से वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व किया जा सके, वो सरकार उन बोटानिकल गार्डन्स के थ्रू इंश्योर किया करे। ठीक है। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स चलाए गए जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मेनी अदर इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलाए गए ताकि जो डिप्लीटिंग स्पीशीज है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। फाइन। साथ ही साथ 103 नेशनल पार्क एस्टैब्लिश किए, 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एस्टैब्लिश की, जूज मतलब जूलॉजिकल गार्डन में जू हो गया, दे आर सेटअप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज। नेशनल पार्क बड़े होते हैं और बहुत ज्यादा इंक्लूसिव होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उनसे थोड़ा छोटा होता है, जू उनसे भी ज्यादा छोटा होता है, लेकिन ऑल दीज आर सेटअप टू प्रिजर्व द नेचुरल हेरिटेज। ठीक है, नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए सेटअप किए गए। समझ में आया? फाइन। इन सारी चीजों के अलावा इनिशिएटिव शुड आल्सो बी टेकन ऑन द पार्ट ऑफ सिटीजंस। हर चीज सरकार करेगी, ठीक है, इस उम्मीद में अगर बैठे रहेंगे तो बहुत सारी चीजें कभी हो ही नहीं पाएगी। जनता को भी क्या करना होगा, जिम्मेदारियां लेना होगा और उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, फ्लोरा एंड फौना को बचा सकते हैं, या फिर जनता के प्रयासों से भी फ्लोरा फौना को बहुत समय बचाया गया है। बहुत सारी केस स्टडीज आपने सुनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन एक डायरेक्ट बन सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई है और ये हमारा चैप्टर भी समाप्त हो गया। दिस वाज रियली अमेजिंग स्मॉल क्रिस्प चैप्टर। आशा करता हूं पूरे चैप्टर का रिवीजन हो गया है। नोट्स सारे टेलीग्राम चैनल से ले लेना। टीम डीएसआर हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फाइन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। Signing off with this, together we can, we will. Thank you very much.